हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, लगातार एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर लगातार सीरीज चल रही है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, गुप्त काल में हर फील्ड में, हर विभाग में इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे मूर्ति कला के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में। गुप्त काल में इन सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, जबरदस्त विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। हर क्षेत्रों में जबरदस्त विकास का कार्य हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, देखो गुप्त काल में मैंने बताया कि अभी हर फील्ड में इतना जबरदस्त काम हुआ, एक एक करके जिस जिस क्षेत्र में जितने जबरदस्त काम हुए वो संस्कृति कैसे रही उसको पूरा देखेंगे। धर्म, ठीक है, आज आप देखते हैं हिंदू धर्म को लेकर के। हिंदू धर्म खैर सदियों से है, अनादि काल से है, नो डाउट। ठीक है, बहुत हजारों वर्ष पूर्व जो है हिंदू धर्म है, लेकिन जो हिंदू धर्म का आज हम जो स्वरूप देखते हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त काल में स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, हिंदू धर्म की जो स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी। मैं फिर से बता दूं, हिंदू धर्म इससे भी और पुराना धर्म है, बहुत अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन जो आज हम स्वरूप देखते हैं वो गुप्त काल में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज कहीं ना कहीं जो एक स्वरूप है वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक जीवन में गुप्त काल में सती प्रथा प्रारंभ हुआ। सती प्रथा का मतलब यह होता है कि जब उसका कोई पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसी के साथ जो है जिंदा जला दिया जाता है, उसे हम सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, भारत में जो मंदिर निर्माण की जो परंपरा जो है इसी काल में हुई। देखो भारत में आज जो हम मंदिर देखते हैं, मंदिर निर्माण आज जो स्वरूप है, मंदिर बनते हैं, है नहीं, मंदिर जो निर्माण करने की जो परंपरा है जो है गुप्त काल में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गुप्त काल में हर फील्ड में, हर विभाग में, हर क्षेत्र में जबरदस्त काम हुए थे, इसलिए गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग या इसे क्लासिकल युग भी कहते हैं। ठीक है, जो गुप्त वंश थे मुख्यतः वैष्णव धर्म का अनुयायी था, आपको ध्यान में रखना है। गुप्त वंश जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और आपसे पूछे कि भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा किस काल से हुई, तो आपको लिखना है कि गुप्त काल से हुई। भारत में जो मंदिर निर्माण करने की जो परंपरा है गुप्त काल से हुई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रमुख मंदिर। जो गुप्त काल में प्रमुख जो मंदिर बने हैं उनका हम नाम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल मैंने उनको सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरी जो इतनी भी वीडियो आती है एग्जाम की दृष्टिकोण से रहती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, तो जो प्रमुख मंदिर बने हैं गुप्त काल में, जैसे कि देवरानी जेठानी मंदिर। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देवरानी जेठानी मंदिर किस काल में बनी, तो गुप्त काल में बनी। और ये जो देवरानी और जेठानी मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है, कालागांव छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण जो मंदिर है गुप्त काल में बना। और ये जो सिरपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और बहुत से लोग कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो मैं बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं। ठीक है, बौद्ध मंदिर जो कि बिहार में है। ये सब किस टाइम पर बना, गुप्त काल में बना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देवरानी जेठानी मंदिर किस काल में बना या लक्ष्मण मंदिर किस काल में बना, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर वीडियो में एग्जाम में कैसे पैटर्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, उसको भी मैं बताते चला जाता हूं। ठीक है, मूर्ति कला की बात करेंगे। जो शिव के अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी है, वो जो शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप की रचना इसी समय की गई। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिव के अर्धनारीश्वर जो आप देखते हैं रूप, इसकी रचना किस काल में हुई, तो वो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, हमने देख लिया है गुप्त काल में धर्म को लेकर देख लिया, सामाजिक जीवन को लेकर, सती प्रथा प्रारंभ। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने सबमिट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, प्रमुख मंदिर देख लिए देवरानी जेठानी, मूर्ति कला देख लिए, शिव के अर्धनारीश्वर जो रूप है वो इसी समय की गई इसकी रचना। ठीक है, अब अगला देखेंगे चित्रकला। और बता दूं कि इसमें देखो अब हर क्षेत्रों में जबरदस्त काम हुए थे, जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। और इस देखेंगे चित्रकाल में अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता की गुफा किस काल में इसका विकास किया गया, किस काल से रिलेट करता है, तो गुप्त काल से यह संबंधित है। ठीक है, अगला हम देखेंगे गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य में हम देखेंगे श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर हर क्षेत्रों में जबरदस्त काम हुए। जिस क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे फैक्ट्स है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, मैंने पूरे के पूरे को सबमिट कर दिया है। ठीक है,
तो गुप्तकालीन साहित्य में भी इसे श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। रामायण और जो महाभारत का संकलन इसी समय हुआ। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत का संकलन किस काल में हुआ, तो संकलन जो है गुप्त काल में हुआ। ठीक है, अगला हम देखेंगे गुप्तकालीन नाटक एवं नाटक काल। ठीक है, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम, उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी रचना है? ये जो तीनों कालिदास की रचना है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, कालिदास की रचना एक बार फिर से बताता हूं, मालविका, अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का पूरा वर्णन है। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र का, इसलिए इनका नाम है मालविका अग्निमित्र। विक्रम और उर्वशी के प्रेम का वर्णन है, विक्रम उर्वशी है। ठीक है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विक्रम और उर्वशी किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है, और मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की रचना। ठीक है, अगला देखेंगे हम देवी चंद्रगुप्त। देवी और चंद्रगुप्त, ठीक है, देख लो देवी और चंद्रगुप्त के जो प्रेम का वर्णन है, इन्होंने कैसे देवी चंद्रगुप्त के पूरे कंप्लीट प्रेम का वर्णन इसमें है। इसकी जो रचना की थी विशाखा दत्त ने की थी, और मुद्रा राक्षस की भी जो रचना की थी किसने की थी? विशाखा दत्त ने की थी। ठीक है, तो इन दोनों की जो रचना है विशाखा दत्त ने, और ये तीनों की रचना जो है कालिदास ने की थी। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाएगा देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? ठीक है, तो ये है विशाखा दत्त की। अगला देखेंगे गुप्तकालीन चिकित्सा। ठीक है, हर क्षेत्रों में गुप्त काल में बहुत अच्छा विकास हुआ। मैं फिर से बता दूं, आप देख लो इतने क्षेत्रों में, और जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हर फील्ड में, चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, धर्म हो, प्रशासनिक के हर क्षेत्रों में अच्छे काम हुए और बहुत जबरदस्त काम हुए। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है या क्लासिकल युग भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये सब रीजन लिख देना है आपको। ठीक है, गुप्त काल में चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, प्रशासन के क्षेत्र, हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम हुआ, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे गुप्तकालीन चिकित्सा। धन्वंतरी। धन्वंतरी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धन्वंतरी संबंधित है, तो ये चिकित्सक आयुर्वेद थे, आपको ध्यान में रखना है। सुश्रुत भारत के पहले सर्जन, ध्यान में रखना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत भारत के पहले सर्जन। ठीक है, अगला देखेंगे गुप्त काल में प्रशासन। तो ग्राम जो है सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो ग्राम है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, ग्राम के जो मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है, और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामिक कहा जाता है। ठीक है, जितने बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरी हर जितनी भी वीडियो आती है पूरे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक लाइन को भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि क्या पता वही फैक्ट्स आ जाए। ठीक है, अगला देखते हैं व्यापार। देखो गुप्त काल में जो व्यापार होता था, वस्त्र उद्योग। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सबसे वस्त्र उद्योग, फिर कृषि जो है व्यापार होता था। ठीक है, ये व्यवसाय था। इस समय सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिसे दिनार कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए उसे क्या कहते हैं, तो उसे दीनार कहते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी जा चुका है। यहां पर देखेंगे गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय। जस्ट मैंने इससे पहले बता दिया है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आज आप देखते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक उसी समय पर उस टाइम पर क्या था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट था। यहाँ पर चाहे ज्योतिषी सीखना हो, चाहे योग सीखना हो, चाहे चिकित्सक सीखना हो, चाहे खगोल शास्त्र सीखना हो, ये सभी चीजों की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और हर स्टूडेंट के लिए हॉस्टल सुविधा थी, पानी पीने की वहां सुविधा थी, और एक क्लास वाइज लगता है। जैसे आज यूनिवर्सिटी में देखेंगे, कॉलेजेस में आप देखेंगे मैथ्स के लिए अलग अलग जो एक रूम रहता है, वहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के अलग, कॉमर्स के लिए अलग। उसी प्रकार उस टाइम पर भी नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षक रहता था, और एक जो चिकित्सा सीखने वाले स्टूडेंट एक तरफ है, नहीं योग सीखने वाले एक, खगोल शास्त्र सीखने वाले एक अलग स्टूडेंट, सभी अलग स्टूडेंट, एक उनका स्पेशल टीचर। ठीक है, ज्योतिषी सीखने वाले अलग, इस तरह से सेम फॉर्मेट में रहता था। और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था, जो महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी, ये मैंने आपको बता चुका है। और ये नालंदा जो विश्वविद्यालय उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के
ठीक है, सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, मेरे को प्यास लग गया है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं रात के 2 बज चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, आज बहुत सारे वीडियो हमने शूट किए हैं। इसका रीजन ये है कि लगातार हमको कमेंट्स कर रहे थे कि लगातार सीरीज लाइए, लगातार सीरीज लाइए, लगातार जो एंशिएंट हिस्ट्री की लगातार सीरीज लाइए। आज लगातार 11 बजे से लेकर 2 बज चुके हैं, अभी फिक्स 2:01 हो चुके हैं। दुनिया सो रही है, हम इधर वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, खैर आपका जो कमेंट आप करते हैं और आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। हमारा उद्देश्य यही कि गरीब से गरीब इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सके। उस गरीब से गरीब बच्चे की स्टूडेंट के अगर पैसे बचते, किसी के माँ बाप के अगर मैं पैसे बचा पाता हूँ तो मेरा जीवन ये धन्य है। ठीक है, इसलिए आप जो है ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत करना जिंदगी में बहुत जरूरी। मेहनत ही सब कुछ है, कठिन परिश्रम को ही अपना दोस्त बनाइए, बाकी सब इधर उधर की ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ क्योंकि आपके माँ बाप का जो नजर है आपके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से सक्सेस हो जाइए, चाहे पढ़ाई करके चाहे हर फील्ड में आप जो है अच्छे से सक्सेस हो जाइए और अपनी ईमानदारी से पैसे कमाइए। और जब भी रक्षाबंधन आए, भाई दूज का जब त्यौहार आए, तो अपनी बहन को जब गिफ्ट भी दो तो अपने पैसे का दो। ये नहीं कि भाई दूज या रक्षाबंधन के दिन आपकी जो जेब में कुछ फूटी कौड़ी ना हो, आपको उस दिन शर्मिंदा ना हो। माँ के लिए कभी आप साड़ी लेकर जाइए, ठीक है, पिता के लिए कभी आप कपड़े लेकर जाइए अपने मेहनत से। ठीक है, जिसने कभी अपने लिए कभी कपड़ा ना लिया हो, अपने बच्चों के लिए सारी खुशी, सारी पैसे आपके लिए खुशी के लिए गंवा दिए हो, उसके लिए कभी आप मेहनत के पैसे से लेकर जाइए। जब जिस दिन आप पढ़ लिख लेंगे, जिस भी फील्ड में आप सफल हो जाएंगे, उस दिन जरूर जो है आप लेकर जाइए, अपने मेहनत का पैसा ले जाइए, क्योंकि आपके माँ बाप का नजर आपके ऊपर टिका हुआ, आपको उनकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर थोड़ा बचा है टॉपिक, उसके बाद मैं भी सोऊंगा। 2 बज चुका है अभी भी। ठीक है, तो दुनिया में किसी को खुश रखो या ना रखो, फैमिली को खुश रख लेना, माँ बाप को खुश रख लेना। अगर आपके माँ बाप अगर आपसे खुश हो गए तो दुनिया को खुश रखने की कोई जरूरत ही नहीं, ईश्वर भी आपसे यूं ही खुश हो जाएगा। और याद रख लेना एक बात, जो भी व्यक्ति जो है माँ बाप को वृद्धा आश्रम की ओर नजर दिखाता है, वो कभी पाल नहीं सकता। याद रखना, जिंदगी में वो ऐसा व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहेगा, हमेशा भूखमरी रहेगा, कभी वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं खास तौर पर दुनिया को नसीहत ना देवें। लोग जो है राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर कमेंट करते हैं, अरे भाई तुम अपने 2 माँ बाप को ही खुश कर लो। ठीक है, दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं। फिर जाकर जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट करना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप तो 2 लोगों को संभाल नहीं पाते, चले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कमेंट करने के ऊपर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, माँ बाप को खुश रखिए, दुनिया को खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन आपको सफल होने से दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है, इस बात को लेकर ऑन द स्पॉट यूट्यूब पर इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय था और इसे किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। और इसका ध्वस्त किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और एक लास्ट फैक्ट्स बचा है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि देखो जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पूरे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ, इसे इसलिए स्वर्ण काल कहते हैं। इसे क्लासिकल युग भी कहते हैं, ठीक है, और इसे पैराक्लिन युग भी कहते हैं, पैराक्लिन युग भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से गुप्तकालीन संस्कृतियां कंप्लीट हो जाती है। इससे जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए पूरे को याद रख लेना, स्टेप बिल्कुल मत देखना। जैसे ध्यान में रखना, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की जो रचना किस समय हुई? तो गुप्त काल। ऐसे आपको ध्यान में, अजंता की गुफा आपको ध्यान में रखना, जैसे रामायण और महाभारत का संकलन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे ग्राम की सबसे छोटी गाय को क्या कहते हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। ऐसे आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।